नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के MRSAM सिस्टम को लेकर है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अभी एक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर MRSAM यानी बैराकेड की इंडियन वर्जन की तरफ से अपना पहला रियल कॉम्बैट परफॉर्मेंस को शोकेस किया गया था। इसके बाद अभी भारत और इजराइल दोनों ही तरफ से तुरंत इन सिस्टम को अगले फेज में अपग्रेड करने का प्लान किया गया है। अभी जो अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच बैराकेड यानी MRSAM को फर्दर अपग्रेड करने के लिए एडवांस लेवल पर बातचीत किया जा रहा है, जिसमें फोकस नेक्स्ट जनरेशन सेंसर मॉडर्नाइजेशन, नए रेडार कैपेबिलिटीज और सिस्टम को पूरी तरह से नेटवर्क सेंट्रिक बनाने पर फोकस किया जाने वाला है। इसका मतलब ये है कि MRSAM का डिटेक्शन एनवेलप अब और बड़ा होने वाला है। साथ ही बेहतर टारगेट डिस्क्रिमिनेशन, हाई स्पीड थ्रेट और लो RCS वाले ड्रोन्स और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी काउंटर करने की कैपेबिलिटी और भी एनहांस किया जाने वाला है। इस अपग्रेड का सबसे जरूरी हिस्सा प्रोजेक्ट कुशा और सुदर्शन चक्र के साथ भारत के लेड एयर डिफेंस ग्रिड में MRSAM का इंटीग्रेशन होने वाला है। इसका सीधा मतलब यह है कि MRSAM अपने खुद के रडार के अलावा अभी देश भर के लॉन्ग रेंज रडार और मीडियम रेंज रडार से भी रियल टाइम के अंदर टारगेटिंग डाटा को एक्सेस करने में सक्षम होने वाला है। अगर ये इंटीग्रेशन सही तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो MRSAM बैटरीज को लाइन ऑफ साइट से बाहर रहने वाले टारगेट को भी एंगेज करने की कैपेबिलिटी मिल जाएगी, जिसको दुनिया की मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस नेटवर्क की कैपेबिलिटी कहा जा रहा है। कुल मिलाकर ये अपग्रेड MRSAM को पावरफुल बनाने के साथ साथ उसकी रिस्पॉन्स स्पीड, प्रोसेसिंग एल्गोरिदम, सैचुरेशन अटैक रेजिस्टेंस और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट एबिलिटी को और भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सिस्टम भारत के सबसे कॉम्बैट प्रूवन एयर डिफेंस फील्ड में काउंट किया जा रहा है और अपकमिंग अपग्रेड के साथ ये फुल नेटवर्क मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, जो कि भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड आर्किटेक्चर का एक मेजर हिस्सा बनने वाला है। अगला अपडेट इंडो रशियन नेवल कोऑपरेशन को लेकर है और अभी हम इंडियन नेवी के प्रपल्सन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी भारत को अपने न्यूली डेवलप M90FR मरीन गैस टरबाइन इंजन को ऑफर किया जा रहा है, जो कि यूक्रेनियन ओरिजिन ओल्ड इंजन का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर भारत को ऑफर किया जा रहा है। और इस बार रशिया की तरफ से सिर्फ अपने इंजन ही नहीं बल्कि भारत में ही इनका डेडिकेटेड लोकल प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। अभी इंडियन नेवी की सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हमारे तलवार क्लास के फ्रिगेट, क्रिवाक 3 क्लास की कॉर्वेट्स और प्रोजेक्ट 11356 वेसल में मोस्टली यूक्रेनियन ओरिजिन जोरम एस्प्रोकेट की गैस टरबाइन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद इनमें स्पेयर पार्ट को लेकर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें इम्पैक्ट ये हुआ कि अभी इंडियन नेवी के 40% तक वॉरशिप्स रिड्यूस रेडीनेस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। एक सीनियर नेवल ऑफिशियल के मुताबिक टरबाइन ब्लेड, फ्यूल पंप जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट में डिले होने की वजह से नेवी की रेगुलर ऑपरेशन के ऊपर इसका काफी असर पड़ रहा है। इसी प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए रशिया की तरफ से अभी M90FR इंजन को भारत को ऑफर किया जा रहा है। ये 20 मेगावाट तक की गैस टरबाइन इंजन होने वाली, जो कि 2023 से सीरीज प्रोडक्शन में एंटर कर चुका है। ये इंजन तलवार क्लास के एग्जिस्टिंग DT59 इंजन से बेहतर पावर आउटपुट को डिलीवर करने वाला है, लेकिन इसमें 25% बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, मॉड्यूलर हॉट सेक्शन रिप्लेसमेंट और 70% बायोफ्यूएलमेंट कैपेबिलिटी मिलने वाली है, जो कि भारत के ग्रीन प्रोपल्सन गोल के साथ भी अलाइन करने वाला है। साथ ही इंजन की लाइफ साइकिल कॉस्ट भी 15 से 20% के आसपास कम होने वाला है। सबसे बड़ा फैक्टर ये कि रशिया इस बार भारत को फुल टेक्नोलॉजी को ऑफर कर रहा है। इसमें इन इंजन्स की सिंगल क्रिस्टल ब्लेड फॉर्जिंग, डिजिटल ट्विन सिमुलेशन और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर इंक्लूड होने वाला है। और भारत में बनाए जाने वाले इंजन्स में 5 साल के अंदर ही 70% तक इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इंडियन नेवी के लिए ऑफर गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि तलवार क्लास के शिप्स अभी भी इंडियन नेवी की ब्लू वाटर मिशन का कोर पार्ट है और अभी इंडियन नेवी के लिए 2 नए तलवार क्लास की वेसल को बनाया भी जा रहा है। अगर M90FR इंजन को इनमें इंटीग्रेट करना संभव हो जाता है तो ये फ्लीट को लॉन्ग टर्म पावर प्लांट स्टेबिलिटी देने वाला है, जो कि फ्यूचर वेसल के लिए भी पावर प्लांट इशू को रिजॉल्व करने वाली है। अगला अपडेट एक काफी इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक ड्रोन कॉन्सेप्ट को लेकर है।
दोस्तों बेंगलुरु के आउटस्कट में एक छोटे से हैंगर में अल्टियन एनर्जी नाम की एक स्टार्टअप कंपनी की तरफ से एक ऐसी चीज पर काम किया जा रहा है जिसे सुनकर पहले ऐसा लगा था ये कोई साइंस फिक्शन का सिस्टम होने वाला है। उनका प्रोजेक्ट का नाम इन्फिनी बताया जा रहा है, जो कि एक फिक्स्ड विंग ड्रोन होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उनके क्लेम के मुताबिक ये ड्रोन थियोरेटिकली 1 साल से भी ज्यादा समय तक बिना लैंड किए, बिना रिफ्यूल किए और बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के हवा में ऑपरेट कर सकता है या हवा में ही रह सकता है। इस ड्रोन का पूरा कॉन्सेप्ट अल्बाट्रोस बर्ड के डायनामिक सोअरिंग मैकेनिज्म पर बेस करके बनाया गया है, जो कि समंदर के ऊपर वीक्स तक बिना फ्लैपिंग के फ्लाई कर सकता है। इस इन्फिनी ड्रोन का विंग स्पैन बस 3 मीटर के आसपास है और इसका वजन सिर्फ 2.8 kg है। इस ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले ऑनबोर्ड फ्लाइट कंप्यूटर की मदद से समंदर के ऊपर विंड शेयर को डिटेक्ट किया जाता है। अल्बाट्रोस की तरह ये ड्रोन फास्ट मूविंग हाई एल्टीट्यूड विंड में ऊपर जाता है या क्लाइंब करता है, फिर डाउन विंड के अंदर ये टर्न लेकर नीचे आने की कोशिश करता है, जिसमें एनर्जी को गेन करता है और उसके बाद ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। यानी कि कुल मिलाकर एक एंडलेस पैटर्न को फॉलो करता है, जिसमें ये अप विंड में ऊपर जाता है और डाउन विंड में नीचे आता है। मतलब आमतौर पर ये ड्रोन ईगल, वल्चर या एशियन ओपन बिल जैसे बर्ड्स की तरह या जिस तरीके से ये बर्ड्स फ्लाई करते हैं उसी को कॉपी करता है। अभी तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन को कर्नाटका कोस्ट के ऊपर 40 से ज्यादा बार टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें इन्फिनी ने इंजन ऑफ मोड में सस्टेन्ड सोअरिंग को अचीव किया है और उनकी टीम का कहना है कि इसका फर्दर रिफाइंड डिजाइन और सोलर फिन के साथ ये मंथ्स और साल तक बिना रिफ्यूल की ऑपरेट कर सकता है। अगला अपडेट भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है, जिसको अभी दिल्ली एनसीआर रीजन में एरियल थ्रेट्स के अगेंस्ट में डिप्लॉय करना स्टार्ट किया जा रहा है। ये भारत की एयर डिफेंस आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी बड़ा स्टेप होने वाला है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम हमारे बाकी एयर डिफेंस सिस्टम से काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि ये पूरी तरह से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। ये मल्टी लेयर की एयर डिफेंस शील्ड दुश्मन की एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और कुल मिलाकर हर टाइप की एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम में QRSAM और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और एक एडवांस कमांड कंट्रोल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि रियल टाइम में थ्रेट डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला है। इस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्टली इंडियन एयरफोर्स के पास ही रहने वाली, जबकि DRDO की तरफ से इसका मेन सब सिस्टम, रडार और नेटवर्किंग बैकबोन को डेवलप किया जाने वाला है और इसकी प्रोडक्शन और इंटीग्रेशन का काम मोस्टली इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा ही किया जाने वाला है, जिसे फ्यूचर में लार्ज स्केल में डिप्लॉय करना पॉसिबल होने वाला है। अभी जो इनिशियल डिप्लॉयमेंट होने वाली वो स्पेशली दिल्ली NCR के लिए टारगेट होने वाली, क्योंकि फ्यूचर में होने वाली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ये भारत का सबसे सेंसिटिव एयर स्पेस होने वाला है। इसमें QRSAM सिस्टम आउटर लेयर की एयर डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड करने वाले, जहां पर मीडियम रेंज की थ्रेट को एंगेज किया जाएगा। इनर लेयर की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और गन बेस्ड सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि लो फ्लाइंग ड्रोन, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये मल्टी लेयर की डिजाइन इसलिए भी जरूरी होने वाला है क्योंकि एडवर्सरीज अब लो कॉस्ट ड्रोन और स्टैंडर्ड वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं और सिंगल लेयर एयर डिफेंस सिस्टम इनके खिलाफ अभी इतना इफेक्टिव नहीं होने वाला, जिस वजह से S-400 सिस्टम या MRSAM जैसे सिस्टम हमारे लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड करने वाले, जबकि एक पॉइंट डिफेंस रोल के लिए दिल्ली NCR रीजन में QRSAM और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के एक अलग ही नेटवर्क को डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की एरियल रिफिलिंग एयरक्राफ्ट को लेकर है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी मिड ईयर रिफिलिंग फ्लीट को एक्सपैंड करने के डायरेक्शन में एक मेजर स्टेप लेने का फैसला किया गया है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी ऑफिशियली इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू कर दिया गया, जिसमें अभी 6 मिड ईयर रिफिलिंग एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया और सभी एयरक्राफ्ट को कन्वर्टेड कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके बनाया जाने वाला है। इंडस्ट्री सोर्सेज के हिसाब से इस रेस में अभी इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जॉइंट पार्टनरशिप सबसे आगे चल रहा है। दोनों ही कंपनी पहले भी साथ मिलकर एयरक्राफ्ट कन्वर्जन और मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुके हैं। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पार्टनरशिप के अंदर बोइंग 767 बेस्ड मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट यानी MMTT एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया जा रहा है, जो कि अब ग्लोबल लेवल पर एस्टेब्लिश हो चुका है और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री इस सेगमेंट में यूज्ड कमर्शियल जेट को फुली कैपेबल टैंकर में कन्वर्ट करने में स्पेशलिस्ट मानी जाती है। रिक्वेस्टेड प्रपोजल में 30% के आसपास इंडिजिनस कंटेंट को मैंडेटरी रखने का फैसला किया गया और इंडस्ट्री एनालिस्ट से पता चला कि ये रिक्वायरमेंट एयरबस A330 MRTT और बोइंग की KC-46A जैसे मेजर ओरिजिनल इक्विपमेंट कंपनी को
डिस्करेज करने वाली, क्योंकि बस 6 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर काफ़ी छोटा ऑर्डर होने वाला है, जिस वजह से इनका लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना कमर्शियली वायबल नहीं होने वाला है। लेकिन एचएएल और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से ऑफर किए गए बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को एमआरटीटी या एमएमटीटी एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करना एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एडिशनल 6 एयरक्राफ्ट को भी खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिनको सेकेंड फेज में एक्वायर किया जाने वाला है। और कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स अभी 12 से 18 एरियल टैंकर को अपने सर्विस में शामिल करने के बारे में प्लान कर रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।